जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। तो मेरा जो फिजिक्स बुक फिजिक्स एग्ज़ाम और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम और उसका आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 4 डिस्कस करेंगे। 3 पेपर का 6 वीडियो दो पार्ट में 6 वीडियो में ऑलरेडी मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, तो आप लोग वो 6 वीडियो देख लेंगे। उसके बाद ये 4th पेपर डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो ये भी 2 पार्ट में होगा। सेक्शन ए बी सी ए फर्स्ट पार्ट एंड डी एंड ई सेकेंड पार्ट। चलिए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का 3 चार्जेस प्लस 4q कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन of length L at a distance 0, 1/2 and 1 respectively. What should be the capital Q in order to make the net force on Q to be 0? तो ये तीनों ऐसा हम लोग कई 0 डिस्टेंस पे, और सेकंड ये जो Q है कैपिटल Q हाफ डिस्टेंस पे है, और ये जो है 1, ओके, ये 1 पे रखा है, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर 0 होना चाहिए। उस टाइम में Q का वैल्यू क्या होगा और Q का डायरेक्शन क्या होगा। नेट फोर्स ऑन द Q, व्हाट शुड बी कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0। तो इधर मैं एक्सप्लेन किया है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q एंड कैपिटल Q इज गिवन बाय Q एंड कैपिटल Q का बीच वाला जो फोर्स है उसका बीच वाला डिस्टेंस है हाफ। तो ये फॉर्मूला फोर्स का हमारा K Q Q अपॉन हाफ का स्क्वायर होगा 1/4 होगा। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4K Q कैपिटल Q अपॉन 1 स्क्वायर। सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q एंड 4Q, इन दोनों के बीच वाला फोर्स होगा K 4Q स्क्वायर अपॉन 1, डिस्टेंस 1 है 1 स्क्वायर। तो ये हुआ 4K स्मॉल q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। सो नाउ नेक्स्ट वो 1 है, अदरवाइज इसका सॉरी लेंथ L ही है, L भी मान सकते हैं आप लोग, 1 भी मान सकते हैं। 1 मान लो क्योंकि इधर हाफ एंड 0 लिखा है, नहीं तो L मान लिया तो L/2 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो L 1 मीटर मान लो, अदरवाइज L लिया तो L/0 L/2 L, 1 लिया तो 0 1/2 एंड 1 ऐसा ले सकते हैं। तो ये नेट फोर्स दोनों ऐड करने के बाद आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों ऐड किया, ऐड करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिलेगा, सारा कैंसिल होगी। Q कैपिटल Q प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन क्या स्मॉल q कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कैपिटल Q प्लस Q। सो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, बट Q प्लस स्मॉल q इज 0 हो सकता है। देन देयरफॉर Q इज इक्वल टू -Q, तो इसका आंसर है -Q। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट कैरिंग अ लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। Question number 3, a student connects 10 dry cells, each of EMF and internal resistance are in series, but by mistake the one cell gets wrongly connected. Then net EMF and net internal resistance of the combination will be, net internal resistance will not change, that is 10R, and EMF क्या हो सकता है, 10R तो कहाँ है, 2 जगह में, ये 2 ऑप्शन है 10R, इन दोनों में से एक आंसर होना है। तो एक सेल अगर रॉन्गली कनेक्ट किया तो 8 सेल एज इट इज रहेगा एक ही डायरेक्शन में, 1 सेल और रॉन्गली कनेक्टेड है उसके साथ उसका EMF कैंसल आउट होगा, तो टोटल EMF बनेगा 8E। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू होल्स। क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स इज अ मेनली कंडक्टर।
क्वेश्चन नंबर 5, when an electron jumps from fourth orbit to second orbit, one gets fourth orbit to second orbit में जा रहा है. सेकंड ऑर्बिट कौन है? सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल वो बाल्मर सीरीज. तो ये आंसर होगा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. क्वेश्चन नंबर 6, a magnet is dropped with its north pole in towards a closed circular coil placed on a table. Then what happen? Then looking from above से अगर देख रहे हैं then induced current in the coil will be anti-clockwise. और नीचे से अगर देख ले तो वो anti-clockwise दिखेगा. The speed and angular momentum of electron in a nth orbit of a bohr hydrogen atom are. स्पीड का हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था. स्पीड का फॉर्मूला ये है. तो देन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L9 और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. फिर r का वैल्यू लेके वो डिवाइड किया तो ये n⁻³ होगा. सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n and n³. A proton and deuteron are accelerated through the same accelerating potential value of d Bernoulli wavelength of. So proton and deuteron में मास ड्यूटेरॉन का ज़्यादा है. तो ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 m³ सो द सेम पोटेंशियल होगा. देन m के ऊपर डिपेंड करेगा. m मास ज़्यादा है जिनका है उनका डी बर्नौली वेवलेंथ कम होगा. सो डी बर्नौली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डी बर्नौली वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन. इसका आंसर होगा ई ऑप्शन करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछे देखो. क्वेश्चन नंबर 9 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इधर एक बीच में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाल दिया. इन यंग्स डबल स्लिट monochromatic light is used to illuminate the slits A and B. Interference fringes are observed on the screen placed in front of the slit. Now, if a thin glass plate is placed in the path of the beam coming from A, then what happens? There is no change of fringe width. Fringe width change नहीं होगा. तो ये ऑप्शन हो गए डी. फ्रिंज विड्थ में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा लेकिन फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगा. तो इन प्रेजेंस ऑफ थिन ग्लास प्लेट द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट. फ्रिंज पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसे, बट नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ. क्वेश्चन नंबर 10, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस which is bound to the nucleus with 1 MeV. एनर्जी इज नियरली. कितना एनर्जी चाहिए उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका आंसर है देखो E इक्वल टू h⁻, है तो h⁻ इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू h c अपॉन E. E तो दिए इधर कितना दिया है एनर्जी 1 MeV. तो E का वैल्यू पुट करो. h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है तो आंसर ये आ गया. तो ये नैनोमीटर में. तो इसका आंसर होगा 1.2 × 10⁻³ नैनोमीटर. क्वेश्चन नंबर 11, द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली इन LCR सर्किट. द पावर फैक्टर फॉर दिस सर्किट इज. पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या यूज कर दो. पावर फैक्टर इज इक्वल टू VR अपॉन √VR² प्लस विदिन ब्रैकेट VR² माइनस BC². ये फॉर्मूला यूज करके उसका पावर फैक्टर निकालेंगे. दैट इज इक्वल टू 0.8. इसका आंसर है C 0.8. क्वेश्चन नंबर 12, a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend on. तो टॉर्क जो है ये किसके ऊपर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड है. ये फॉर्मूला देखो टॉर्क इज इक्वल टू निवा साइन थीटा. वैल्यू ऑफ करंट आई है इधर, आई के ऊपर डिपेंड है एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द लूप. तो ये आंसर ए करेक्ट है.
Now AR question, there are 4 options are given. If both assertion and reason are correct, and reason is a correct explanation of assertion. Second, if the both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are false. So first question 13 number assertion and reason का hydrogen atom consists of only one electron but its emission spectrum has many lines. Correct है. Only Lyman series is found in the absorption spectrum of hydrogen atom, whereas in the emission spectrum all the series are found. ये भी करेक्ट है, बट ये दोनों का रिलेशन नहीं है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट. Acceleration of vertically falling magnet through horizontal metallic ring is less than g. Current induced in the ring oppose the fall of magnet. ये लेंज लॉ के हिसाब से. सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और उसका एक्सलरेशन जी से कम भी है. सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. 50 number, total flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. Total flux through closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. The Gauss law is true for any closed surface, no matter what is its shape or size. करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इसके लिए इसका ऑप्शन होगा assertion and reason are both correct, true, and reason is a correct explanation of assertion. Now question number 16, the total energy of an electron revolving in any stationary orbit is negative. Then energy can have positive or negative values. So both are correct but not a correct explanation. So option B is here. Now section B, 2 mark questions. There are 5 2 mark questions and one question there is or this option is given. State Faraday's law. You remember, so Faraday's law, Gauss law, Kirchhoff's law, ये अच्छे से पढ़ के जाना है. मैंने ये सारे लॉज कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में दिए. Faraday's law के first law, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is generated, an EMF is induced in the coil. It lasts up to change in magnetic flux takes place. जब तक change in magnetic flux है तब तक उसमें EMF induce होगा, और जब change in magnetic flux बंद होगा तो EMF induce बंद होगा. तो ये होगा means whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, the EMF is induced in the coil. It lasts up to change in magnetic flux. सेकेंड लॉ है कितना अमाउंट EMF इंड्यूस होगा उसके ऊपर है. ये एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेटेड है. एनर्जी कितना EMF इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF. सो ये फॉर्मूला है, N is the number of turns of the coil, then E is equal to d phi by dt. एंड अगर हम लोग I मान लिए तो I चाहिए तो क्या रहेगा, I इज इक्वल टू V अपन R, मतलब E अपन R. सो इधर डिवाइडेड बाई R किया तो ये I का भी फॉर्मूला बन गया, इंड्यूस्ड करंट. इसका और क्वेश्चन है, द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर carry a current of 300 ampere for a short while. What is the force per unit length between wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? 1.5 centimeter apart and 70 centimeter long है. Is the force of attractive or repulsive होना. देखो अगर करंट एक इस साइड से इधर जा रहा है और इस साइड से इधर जा रहा है, ये हो गया अनलाइक करंट. मोटर तो इधर है, करंट अपोजिट है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा. पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला होगा हमारा, 2 पैरेलल कंडक्टर है वो फॉर्मूला यूज करेंगे.
और करंट दोनों में सेम है, I1 इक्वल टू I2 इज सेम, दैट इज 300 एम्पियर, एंड डिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 into 10 to the power minus 2 meter, and mu is given, we know that 4 into 10 to the power minus 7. So ये आएगा इधर फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई R. इससे हमें फोर्स मिलेगा 1.2 न्यूटन पर मीटर, और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव है, तो ये फोर्स है रिपल्सिव, लाइक करंट है तो रिपल्सिव है, सॉरी अनलाइक करंट है तो रिपल्सिव है, लाइक करंट है तो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ electromagnetic spectrum which suitable for radar system and used in a aircraft navigation, and second produced by bombarding metal target by high speed electron. ये तो एक्सरे है, तो ये क्या है, suitable for radar navigation, radar system used in a navigation, aircraft navigation. तो ये माइक्रोवेव है और दूसरा एक्सरे. और इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाई डज अ गैल्वेनोमीटर शो अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर, राइट द नेसेसरी एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होता है. तो ड्यू टू कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर on account of changing electric field. जब changing electric field रहेगा तो उधर displacement current होता है. Then current inside the capacitor is given by ID is equal to a permittivity epsilon 0 d phi upon dt. ये डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन लिखने को बोला है, नेसेसरी एक्सप्रेशन मतलब. क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ. जी मतलब गैमा रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, बेटा रे, एक्सरे, रेडियो वेव्स एंड अल्फा रे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्फा एंड बीटा नहीं है, तुम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करना, इनको लेना ही नहीं है, ये दोनों है ही नहीं. फिर इधर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गैमा रे होता है, तो गैमा रे से स्टार्ट करेंगे. जी मतलब इधर मैंने लिखा है आंसर में गैमा रे फर्स्ट होगा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर. मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बोला था, क्या फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला ए बोला था कि एक सेंटेंस बनाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक सीरियल वाइज कैसे याद रखना. वो बोला था बिफोर गोइंग टू एक्सरे यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज रीड. बिफोर गोइंग जी गैमा रे, गोइंग टू एक्सरे यूनिट एक्सरे यूनिट यू अल्ट्रावायलेट, वेरी इंपॉर्टेंट. वी इज विजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट. आई मतलब इंफ्रारेड. देन मैसेज रेडी, एम मतलब रेडियो सॉरी माइक्रोवेव, एंड रीड में आर मतलब रेडियो. ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इधर है वेवलेंथ, इधर इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोला है, मतलब डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. इसका बोलता है इधर डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. दोनों मैंने दिया, ये दोनों लिखना नहीं है आपको एग्जाम, ये इतना ही क्वेश्चन पूछा तो एक ही लिखना है. देन सेकंड पार्ट है इसका, हाँ सेकंड पार्ट दिया नहीं, और सिर्फ अरेंजमेंट करना है आपको, ठीक है. ये नहीं है क्या हमारे रेडिएशन का यूज किया, ये नहीं है. नाउ ड्रॉ लेबल डायग्राम. अगर आपको ये एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं, गैमा रे का इधर क्वेश्चन बना सकते हैं. कैसे क्वेश्चन बनाएगा गैमा रे का, गैमा रे विच वेव इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट.
Which part of the electromagnetic wave is used for cancer treatment? उधर आप gamma radiation लिख सकते हैं एंड आगे ही क्वेश्चन पूछेगा राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इट, तभी फ्रीक्वेंसी रेंज आप लिख सकते हैं 10 to the power 18 to 10 to the power 22 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 20, draw label ray diagram to obtain the real image formed by astronomical telescope in a normal adjustment position. Why is the aperture of the objective prepared to be large? पहला डायग्राम अच्छे से बनाना है। डायग्राम बनाते टाइम एक चीज़ याद रखना है, हम लोग टेलीस्कोप यूज कर रहे तो रे इन्फिनिटी से आ रही, ये सारे रेज इन्फिनिटी से आ रही इधर, और दोनों मिलके एक इधर ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। तो ए डैश बी डैश इमेज बनेगा तो वो इन्फिनिटी से आ रही तो फोकस में बनेगा ऑब्वियसली, ऑब्जेक्टिव का फोकस में। इसके लिए फोकल लेंथ एफ लिखा है, इधर लिखना जरूरी है। फिर इधर से जब फोकस में रहेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमें इमेज इन्फिनिटी पे लेना है, इमेज इन्फिनिटी में लेना है तो फोकस पे रखना पड़ेगा। तो ये फोकस में ऑलरेडी तो हो गया एफ ई, फोकस ऑफ आई पीस एफ ई, तो इसका फोकल लेंथ एफ ई, तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा। देखो डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, डायग्राम डायरेक्टली 2 मार्क के लिए आते हैं। इधर मैंने और एक क्वेश्चन जोड़ दिया उसके साथ, वाई इज द एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर्ड टू बी लार्जर। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा रहेगा उतना इमेज के लिए अच्छा होगा, तो इमेज का ब्राइटनेस बढ़ेगा। द एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज प्रिपेयर्ड टू बी लार्ज दैट इट मे कलेक्ट सफिशिएंट लाइट टू फॉर्म अ ब्राइटर इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एक में मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर दिया और दूसरे में फुल वेव रेक्टिफायर दिया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में से एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो पहले सर्किट डायग्राम बना दो। सर्किट डायग्राम में एक डायोड लगा दिया और ये है ट्रांसफार्मर, इसका प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, सेकेंडरी कॉइल S1 और S2, और इन बिटवीन एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट किया। इधर से हमें मिलेगा V आउटपुट, दैट इज DC। पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट AC टू DC, AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज। सो इसका इनपुट एंड आउटपुट और वेव भी हमने बनाया इधर, AC इनपुट वेव होगा और DC आउटपुट वेव होगा। तो ये AC इनपुट वेव साइनोसाइडल वेव है कंटिन्यूस, और DC आउटपुट देखो क्या होगा, पहला हाथ में है, सेकंड नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, फिर लाइक दिस। आगे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे दो डायग्राम से पहले। सिंपल मैंने एक आधा पेज का आंसर लिखा, इतना ही जरूरत है। क्या लिखा देखो, when AC is supplied to a primary, the secondary of the transformer supplies desired alternating voltage across S1 and S2. During the positive half cycle, S1 become positive and the S2 become negative. ये positive बनेगा और ये negative बनेगा। तब क्या होगा, diode act as a forward bias, then current flow through the circuit through RL. As the input voltage increases or decreases, the current also increases or decreases, so that as output voltage across the load resistance. The output voltage across the RL is of same waveform as the positive half wave of the input. उतना ही same to same मिलेगा। Now during the negative half cycle, S1 become negative, ये S1 negative बनेगा, ये positive बनेगा। Then negative is connected to P मतलब diode acts as a reverse bias, then there is no current flowing through the circuit. So only at that time there is a no current, means no DC output, इधर कुछ नहीं दिया। फिर for the next further half cycle, S1 become positive, then S2 become negative, then we are getting the current because diode acts as a forward bias. Next half cycle, this become negative and this become positive, so next half cycle में करंट नहीं मिलेगा, तो ये DC आउटपुट नहीं मिलेगा।
ओके, ये इतना ही लिखना है और डायग्राम दोनों अच्छे से बनाना है। कभी कभी इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म सेपरेट पूछा जाता है, तब आप क्या करेंगे, इसको इधर फोल्ड करना है, इधर ऐसा फोल्ड करना है, ठीक है, और इधर आपको ऐसा दिया है डायग्राम, और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जस्ट ऐसा ब्लॉक बना के रखा है, तो ये आइडेंटिफाई करना है क्या है, ये रेक्टिफायर है एंड हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये ध्यान में रहना चाहिए। नो सी सेक्शन 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन दो ए एंड बी के फॉर्म में देगा, नहीं तो एक सिंगल क्वेश्चन होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन और होता है और एक क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मिलता है। नो इधर क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ 22 नंबर, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी between pair of nucleons as a function of their separation. Indicate the regions in which the nuclear force is attractive and repulsive. Write two important conclusions which you can draw regarding the nature of the nuclear forces. पहला डायग्राम बनाओ, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, ये ग्राफ आपको पता है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया आप लोगों ने, ये देखो ये ग्राफ, ओके। तो इस ग्राफ का ग्राफ बनाना है, पहला ग्राफ बना के ये फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव कैसा होगा, कहाँ अट्रैक्टिव होगा कहाँ रिपल्सिव होगा, तो उसका कंडीशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या आएगा ये ग्राफ से, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस आर नॉट ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी, फर्मी और फेमटोमीटर बोलते हैं इसको, 10⁻⁻15 मीटर होता है। Nuclear force is attractive for a distance to the two nucleons is larger than R naught. R naught से डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स, R naught से डिस्टेंस कम है तो रिपल्सिव फोर्स। Then nuclear force decreases very rapidly at R naught and for R is approximately 4 femtometer. The nuclear force becomes 0. ये 0.8 है ना, इधर न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा, ओके, इस कंडीशन में इधर। तो ग्राफ बना दो और एक कंक्लूजन का 4 पॉइंट दो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम फेनोमेना ऑन व्हिच एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा काम करते हैं हमें बताना है। डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम आपको पता है, कोर पार्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्लेडिंग से, ठीक है, इसको साइड वाला बाहर वाला जो डॉटेड लाइन से क्लेडिंग है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7। Then optical fibers work based on the principle of total internal reflection. Then total internal reflection occurs when light traveling within a medium encounters a boundary with another medium with the lower reflective index at an angle greater than critical angle. Instead of refracting out of the medium, the light is reflected back into the medium itself. This phenomenon allows light to propagate through the optical fiber by bouncing off the walls of the fiber. ये walls इसके अंदर ही, मतलब denser medium में. Even if the fiber is bent, as long as the angle of incident is greater than critical angle. Angle of incident is greater than critical angle. The necessary condition for to occur this phenomena, light should be travel from denser to denser to rarer medium, and angle of incident is greater than critical angle. टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से पूछे, यूज पूछे तो उनका नाम लिखो। कम्युनिकेशन एंड मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन में इंडोस्कोपी में यूज़ किया जाता है, ये मैंने पहले कहीं क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है, एग्जांपल MCQ क्वेश्चन में। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये कैसा काम करते हैं वो इधर दिया है मैंने, ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, आप एक बार पढ़ लो, अगर एक्सप्लेन करा हुआ तो ये लिख सकते हैं।
Optical fibers are extensively used in a communication network for transmitting data over long distances. They offer high bandwidth and low signal loss. Optical fibers से signal loss कम मिलेगा compared to conductor, making them ideal for carrying a vast amount of digital information such as internet data, telephone calls and video signals. मेडिकल में मैंने आपको बता दिया था, मेडिकल में इंडोस्कोपी में यूज होता है to transmit the light and images for internal examination of the body, such as an minimally invasive surgeries. Optical fibers are also used in a laser surgery for a precise delivery of laser beams to target tissues. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट रिपीट मतलब ऐसा कम्प्लीटली रिपीट नहीं है. उधर काइनेटिक एनर्जी पूछा था, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है. स्केच ग्राफ शोइंग रेडिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, उधर काइनेटिक एनर्जी पूछा था विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस फॉर फोटोसेंसिटिव मटेरियल. एक्सप्लेन हाउ दिस ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट एट वर्क फंक्शन. तो इधर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से लिखेंगे. ये सेम क्वेश्चन उधर भी पूछा था. ओके, नाउ इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे. वही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे. काइनेटिक एनर्जी को एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट डब्ल्यू नॉट. कभी कभी इधर फाइव नॉट भी यूज़ किया जाता है वर्क फंक्शन के लिए, कोई बुक में ये भी यूज़ किया है. तो ये ग्राफ है, तो ये जो उधर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फिर हमारे फॉर्मूला में ये पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट. फिर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू. तो ई से इधर डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ई. ये इक्वेशन कैसा बन गया. अब वी इज अ वेरिएबल है और ई और न्यू इज अ वेरिएबल है, तो क्या होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो ये ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है तो उनका स्लोप ले लो. स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा. स्लोप क्या लेंगे अपना, ये जो न्यू है इसको डिवाइड करो. ये नॉट अपॉन न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन सॉरी एच अपॉन ई. फिर ई को इधर मल्टीप्लाई करो. स्लोप इंटू ई इज इक्वल टू एच मिलेगा. स्लोप इंटू ई इज इक्वल टू एच. प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करें. Now, moreover, the intercept of on y negative y axis, that is omega naught e, that is equal to omega naught is equal to e into magnitude of intercept of on y axis. Negative y axis ये intercept लेंगे, ये intercept ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू into इधर e किया है तो intercept का वैल्यू into e करो तब आपको वर्क फंक्शन मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 25, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. एक बहुत कम जगह देखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पूछे हैं. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. मतलब ये विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एग्जांपल है. दो प्लेट ले लेंगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया. डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला में यूज़ करेंगे. अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो के नहीं यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इतना यूज़ करेंगे. ओके, सो उसका ये डायग्राम इधर दिया मैंने. प्लेट दो प्लेट है पी एंड पी डैश सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी. ये स्मॉल डी उसके बीच वाला डिस्टेंस है. ओके, एंड के इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एंड ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड सेकेंड प्लेट ग्राउंडिंग किया. ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करो ये डायग्राम कैसा. उसके पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लेंगे. कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस appreciably when an earth conductor is brought near it. इसका प्रिंसिपल है. तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे. क्या देंगे. कंसिडर टू पैरेलल प्लेट हैविंग टू प्लेट्स मेटेलिक plates P and P dash placed parallel to each other as shown in figure.
The plates carry equal and opposite charges plus q and minus q respectively. In general, the electric field between the plates due to charges plus q and negative q minus q remains uniform, but at the edges the electric field lines deviate outward. If the separation between the plates is much smaller than the size of the plates, the electric field strength between the plates may be assumed uniform. Let A be the area of each plate, D is the separation between the plates, K is the dielectric constant of the medium between the plates. We know that surface charge sigma is a surface charge density. मतलब क्या होगा, charges on the surface divided by area, q upon a. So electric field between the plates, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सीट जो दे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन देखा था ना, उसका यूज़ कर रहे इधर. तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो एप्सिलॉन नॉट होता है, वो सीट है, इधर प्लेन है, प्लेट्स है, इधर थिकनेस कंसिडर करते हैं हम लोग. तो इसके लिए इधर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है इसके लिए हम लोगों ने इधर के यूज़ किया. ओके, तो फिर सिग्मा का वैल्यू पुट करो क्यू अपॉन ए, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट मिल गया. तो हमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पता है, याद आना चाहिए, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला याद रखना है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस सिचुएशन से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर डी है, वी अपॉन डी, फिर वी मिलेगा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी. तो इस फॉर्मूला से वी मिलेगा, वी मिल गया, ई का वैल्यू पुट करो, देन वी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट. ये वी का फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम पुट करो, तब ये इक्वेशन आएगा सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी. अगर एयर होगा, अंदर कुछ भी मीडियम नहीं है, तो इधर के हट जाएगा, बस इधर बचेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. कभी कभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूछ सकते हैं, तो उधर के को कट करके पूरा डेरिवेशन एज इट इज आपको लिखना है. ओके, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक चीज़ याद रखना कि इधर नोट में मैंने लिखा है, ये कुछ आपका आंसर इधर खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा दिया इधर मैंने. और एक चीज़ याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट. प्लेट का मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर the capacitance of parallel plate capacitor in a dielectric slab of dielectric constant K and thickness T equal to D by 2. तो D जो डिस्टेंस था उसका आधा डिस्टेंस थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखा है, आधा खाली है, बट सेम एरिया एज दैट ऑफ द प्लेट्स इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. तो इसका क्या आएगा, तो दो चीज़ें याद रखना, एक है विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम, दूसरा है विथ डायलेक्ट्रिक मीडियम. ये दोनों कंबाइन करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, डायलेक्ट्रिक स्लैब है, तो पहला पार्ट सेम टू सेम आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे. पहला जो इधर डिराइव किया वैसा डायग्राम का एक्सप्लेन करेंगे. कंसीडर द टू पैरेलल प्लेट्स, एरिया ई लिखना है, और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज डी लिखना है. देन डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एंड थिकनेस टी वाला, एक थिकनेस टी वाला इंसर्ट किया. देन रिमेनिंग पार्ट इज डी माइनस टी है. इफ द चार्जेस ऑन द प्लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. सो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ई नॉट यूज करेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया तो ई यूज़ करेंगे, सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा.
फिर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए के एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा टोटल वी के टाइम में। देन वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। सो क्यू डी माइनस टी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। सो इसमें से कॉमन आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर रहेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मिला है वी। अभी ये डायरेक्ट वी का वैल्यू पुट करें कहाँ, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसमें पुट करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इधर टी अगर कॉमन ले लिया मैंने, इधर बाहर टी कॉमन लेने के बाद ये आएगा डी माइनस टी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। सो ये फॉर्मूला मिलेगा। अगर टी इज इक्वल टू डी बाई टू ले लिया, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा डी टी इज इक्वल डी बाई टू लो, कभी कभी डी बाई टू लेने का पूछेंगे नहीं, सिर्फ थिकनेस देंगे टी। अभी इधर डी बाई टू लेने को बोला है, तो डी बाई टू, टी की जगह डी बाई टू लिख दो, तब आपका फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस के 1 अपॉन के, ये इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। A rectangular loop of wire of size 2.5 centimeter into 4 centimeter, this loop 4 centimeter 2.5 centimeter carries a steady current of 1 ampere, इधर से करंट 1 एम्पियर जा रहा है। A straight wire carrying a current 2 ampere, straight wire carrying current 2 ampere is kept near to the loop as shown in figure. If the loop and the wire are coplanar, find the torque acting on the loop and the magnitude and direction of the force on the loop due to current carrying a wire. पहले टॉर्क निकालना है और फोर्स। तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन ऊपर साइड है। देखो ये 4 मीटर के, इधर भी 4 मीटर हम लोग रिलेट करेंगे, और इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। टॉर्क ऑन द लूप इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, और दैट इज एम बार प्लस बी बार। हियर टॉर्क इज इक्वल टू 0 क्योंकि एम एंड बी पैरेलल है, एम एंड बी पैरेलल है। इस टाइम में टॉर्क कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करें हम लोग, म्यू नॉट I1, इसमें से करंट, इसमें से I2, L अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इधर तक का डिस्टेंस हम R1 मान लेंगे, इधर तक का डिस्टेंस R2 मान लेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है R1 के लिए 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड R2 के लिए कितना डिस्टेंस है, ये देखो 2.5 है, 2.5, इधर ये डिस्टेंस 2.5 है और ये डिस्टेंस 2 है, तो टोटल डिस्टेंस इधर तक होगा 4.5, तो 4.5 इंटू 10⁻²। सारा वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा 4.44 इंटू 10⁻7 न्यूटन। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स कंडक्टर, अट्रैक्टिव फोर्स है। आपको मैं बताया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्लोज वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 27, derive an expression for mutual inductance of two long coaxial solenoid of same length and one over the another। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखा था सेल्फ इंडक्टेंस, अभी इधर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो एक कॉइल थोड़ा सा बड़ा बना दो, एक कॉइल थोड़ा छोटा बना दो, जिससे करंट I1 फ्लो हो रहा है, मैंने उसको छोटा बनाया, आप लोग बड़ा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्चुअली ओवरलैप है, लेकिन समझ में आने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। S2 कॉइल से करंट I2 जा रहा है, S1 कॉइल से करंट I1 जा रहा है, और एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। हम लोग दोनों को क्लोज मान लिया, R1 इक्वल टू R2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2, देन R1 लेंगे फाइनल इक्वेशन में। तो फिर
हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या क्या किया याद रखा। पहला लिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सेकेंड लिया मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स NBA में ये बी का वैल्यू पुट किया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। फिर थर्ड इक्वेशन में क्या किया हम लोगों ने, पाई इज इक्वल टू LI लिखा था, L का रिलेशन वाला, तो दोनों इक्वेशन इक्वेट किया। वैसे ही सेम इधर करना है। पहला करंट I1 फ्लो करो, तो सेकेंड कॉइल में जो भी उधर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, और बाद में सेकंड करंट का कंसीडर करो I2, फिर फर्स्ट कॉइल में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो देखेंगे। ठीक है, मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंजेस होता है। तो इसका डायग्राम का थोड़ा डिस्क्राइब करना, डायग्राम को क्या लिखेंगे, कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स S1 and S2 with S1 on S2, let I1, N1 and R1 are the current, number of turns and radius of the solenoid S1, I2, N2 and R2 are the current, number of turns and the radius of the solenoid 2. Let L be the length of each solenoid. The area of cross section of inner solenoid is A is equal to pi A1 square R1 square. पहले हम करेंगे, फर्स्ट टू पास द टाइम हैविंग करंट I2 इन S2, I2 S2 में पास करेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड द S2 ड्यू टू I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे उनको हम लोग B2 मान लेंगे। करंट I2 होगा तो ये भी B2, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2, सॉरी म्यू नॉट N स्क्वायर आएगा, इधर N स्क्वायर नीचे चला गया, हाँ सॉरी म्यू नॉट N है ना, हाँ नहीं N स्क्वायर है, सॉरी म्यू नॉट N2 I2। देन N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल N2 बाई N, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में पुट करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर सोलेनोइड S1 है, तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिमिट करेगा, वो S1 है, तो इधर लिखेंगे हम लोग phi1 किसकी वजह से हो रहा है, B2 की वजह से हो रहा है। इसके लिए B2 A और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनर सोलेनोइड N1 लेना है इधर, ये अच्छे से याद रखना, 1 का है 2 का है। पहले देखो इसमें B2 जब लेते हैं I2 की वजह से जो मिलता है B2, I2 की वजह से जो मिलता है B2 लेंगे। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 लेंगे, और phi1 किसकी वजह से मिला है, हमें B2 की वजह से मिला है, इसके लिए B2, और किसके ऊपर मिला है N1 S1 पे, तो इसके लिए हमको ये ऊपर मिल गया। तो फिर B2 में एज इट इज इधर होता है कि इधर रखना है, तो phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 A capital N1. So this capital small N2 is equal to capital N2 upon L, ये वाला phi1 पुट करो, तो क्या बनेगा phi1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I2 A upon L. Then mutual inductance is equal to M12 is equal to phi1 upon I2, phi1 upon I2, तो phi1 अपॉन I2 किया तो इधर I2 कैंसिल हो जाएगा, इधर अगर अपने I2 लगा दिया तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस जब करंट I2 पास करेंगे S2 से। अभी इसका उल्टा, अभी हम लोग क्या करेंगे, I1 पास करेंगे S1 से, तब हमें B1 मिलेगा। मैं सिंपल बताता हूँ, इसमें क्या करना है, एक ट्रिक बताता हूँ। जिधर 2 लिखा है उधर 1 लिखते जाओ, इधर तक आने के बाद नेक्स्ट करने के लिए जिधर 2 लिखा है उधर 1 लिखते जाओ, जिधर 1 लिखा है उधर 2 लिखते जाओ। देखो इधर वही हो रहा है कि देखो, इधर B2 था B1 लिखा हम लोगों ने, म्यू नॉट N1 I1 है, इधर देखो N2 I2 था, ओके। फिर phi1 था, इधर phi2 मान लिया, मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर सोलेनोइड S2 इज क्या मिला हमें, phi2 इज इक्वल टू B1 A N2, उधर B2 A N1 था। फिर वही फॉर्मूला
B1 का वैल्यू पुट किया इसमें म्यू नॉट N1 I1 A कैपिटल N2, फिर स्मॉल n1 इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L होता है, देन फाई टू इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 उधर M12 लेता है, M21 इज इक्वल टू फाई टू अपॉन L I1 फाई टू अपॉन I1, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर क्या म्यू नॉट N1 N2 A upon L. Now here from equation 8 and this equation 4 both are similar, so that M12 is equal to M21, that is equal to M, so that M is equal to mu naught N1 N2 A upon L, so that A का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर पुट करो तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा। अगर उसके अंदर कुछ सोलेनोइड के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया तो उधर रिलेटिव परमिएबिलिटी लेना है म्यू आर, देन एम इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, इसके लिए और क्वेश्चन पूछा है, गिव द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द वायर लूप, व्हेन द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द लूप एज शोन इन फिगर, मैग्नेट लूप के तरह है, हाउ विल द पोजीशन ऑफ द लूप अफेक्टेड, ये सस्पेंड किया है और एक क्लोज लेके आ रही, क्लोज लेके आए तो आपको पता है इधर n नज़दीक आए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा उसमें। ओके, सो अभी इधर इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये तो फ्रीली सस्पेंडेड है, देन द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल अपोज द अप्रोच ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट अप्रोच करे उसको अपोज करेगा, सो दिस नियरर फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, therefore on viewing from a magnet side the current in the coil will be anticlockwise. Okay, the loop gets repelled away from the magnet, मतलब लूप इधर चला जाएगा ऐसा। ओके, मैग्नेट जैसे दूर आ रहे तो अवे फ्रॉम द, क्योंकि एन पोल क्लोज है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इधर क्या मतलब इधर मूव करेगा लेफ्ट साइड। इसका बी पार्ट है, और मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू अ रिंग with its length along the axis of the ring. What is the effect on its acceleration? ये पहले क्वेश्चन ऐसा टाइप का हमने एक्सप्लेन किया था, इसका जी से कम एक्सलरेशन ही देखा था हम लोगों ने, ये ड्रॉप करने से एक मेटालिक का ये सिलेंडर से अगर जा रहे तो ये नहीं, तो वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा। ओके, सो इधर वही है, एज द मैग्नेट फॉल्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रिंग इंक्रीजेस, दिस induces EMF in the ring which opposes the motion of the falling magnet, hence magnet falls with an acceleration less than g। MCQ में ये क्वेश्चन हुआ था। ओके, उधर मेटालिक सिलेंडर, इधर रिंग है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry if the current in the one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second. What is the change of flux linked with the other coil? तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, m इज इक्वल टू डी पाई बाई डी आई, तो ये फॉर्मूला से आपको डी आई बाई डी पाई इज इक्वल टू एम डी आई, तो उधर से आएगा 1.5 इंटू 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट भी याद करना भी वेबर है। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट, ये पहले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा था, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल पूछा था। मैं उधर एक अलग डेफिनेशन लिखा है, इधर एक अलग, मतलब सिर्फ सेंटेंस चेंज किया, वर्ड्स चेंज किया, तो मीनिंग सेम है। उधर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम रीचेस साइमल्टेनियसली वो लिखा था, इधर क्या लिखा हम लोगों ने, लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। आपको जो इजी है वो लिख सकते हैं। यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी
वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन व्यू फ्रंट जब प्लेन मिरर के सामने आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है कि नहीं हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, सो नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये डायग्राम के बारे में लिखेंगे. देखो ये प्लेन व्यू फ्रंट है, ए बी जो है प्लेन व्यू फ्रंट है, और इधर है ए डैश बी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड व्यू फ्रंट है. तो हमें करना क्या है इधर, देखो ए बी व्यू फ्रंट आया, जब ए रे ए तक पहुंच जाएगा तब तक बी कंडीशन पे बी में जो रे है सेकेंड रे बी में रहेगा. जब बी का रे इधर बी डैश तक पहुंचेगा तब तक जो ए में पहुंचा था वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा. कहाँ तक चला जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, बी बी डैश इज अ रेडियस लेंगे, बी बी डैश इज अ रेडियस एंड ए इज अ सेंटर बना के इधर एक ऐसा आर्क बना देंगे, ऐसा ये आर्क, और इस आर्क को बी डैश से एक टेंजेंट बना देंगे ओ ए डैश. नो ए डैश बी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड प्लेन व्यू फ्रंट. तो ये एंगल आई है, ये अगर आए तो ये एंगल आई होगा, इधर से एंगल आई होगा. फिर ये एंगल आर है, आर इधर आई लिखा है, एक्चुअली आर ले लो. ये अगर आर है तो ए आर हो जाएगा, और इधर ये 90 है, ये देखो ये 90 है, इधर ए 90 है. ओके, और दोनों का ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए बी डैश बन गया. तो इधर देखो ट्रायंगल ए बी बी डैश, दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश, इनमें ए बी डैश कॉमन है एंड बी एंड ए डैश 90-90 एंगल है, एंड बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश. सो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट के कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड टेस्ट. ओके, सो हियर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमको प्रूव करना है. एंड सिंस ए बी एंड ए डैश बी डैश एंड एक्स वाई आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, therefore the perpendiculars dropped on them will also be in the same plane. Therefore we conclude that incident ray, reflected ray, incident view front, reflected view front and normal at the point of incident all lie in the same plane. This is the law of reflection. पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर दिया, तो ये डायग्राम एक्सप्लेन करना जरूरी है. ओके, तो ये भी 1.5 पेज में आपका अच्छे से आंसर मैंने लिख के दिए, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं. ओके, सी एंड डी एंड ई, ये दोनों से सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ. थैंक यू.